जय हिंद। संस्कृत के इस क्रम में हमने ट्यूशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से भी देख सकते हैं। देखिए आज के इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में हम अलस कथा, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है, इसकी चर्चा करने वाले। और इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे। हिंदी भाषा में क्यों करेंगे? क्योंकि ट्यूशन से जो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वह हिंदी भाषा में पूछा जाता है, इसलिए इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे। चाहे वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, वो सभी ही हिंदी भाषा में पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी चर्चा हम हिंदी भाषा में करेंगे। देखिए ये हमारे बुक में जो दिया गया है, ये उसका कहानी जो अलस कथा है, इसका पाठ परिचय है और यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। और हमारी बुक में सेम ऐसे ही संस्कृत में कहानी दिया गया है, तो हमारे एग्जाम में ऐसे संस्कृत में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसलिए इसकी चर्चा हम संस्कृत में नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम हिंदी में करेंगे। देखिए ये हमारी कहानी का जो पाठ परिचय दिया गया है उसका हिंदी अनुवाद है। यह पाठ विद्यापति की कहानी पुस्तक पुरुष परीक्षा का एक विशेष अंग है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कहानी के रूप में विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करती है और दोषों को दूर करना सिखाती है। विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। इसके अलावा विद्यापति कई संस्कृत ग्रंथों के लेखक भी थे। प्रस्तुत पाठ में आलस्य नामक बुराई का वर्णन करने के लिए एक व्यंग कहानी प्रस्तुत की गई है। नीति निर्धारक आलस्य को अपना शत्रु मानते हैं। देखिए ये जो पाठ परिचय है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक कौन है अलस कथा के, तो विद्यापति का अलस कथा जो कहानी है वह कहाँ से ली गई है, तो पुरुष परीक्षा नामक कहानी पुस्तक से ली गई है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति एक लोकप्रिय मैथिली कवि थे। इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलस कथा जो है वह कहानी किस प्रकार की कहानी है, तो यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है। अलस कथा कैसी कहानी है, तो यह एक व्यंग्यात्मक कहानी। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्धारक आलस्य को क्या मानते हैं, तो नीति निर्धारक आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। देखिए अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देता था। उन्हीं में आलसियों को भी अन्न और वस्त्र देता था, क्योंकि निकृष्टों या अकर्मण्य में आलसियों का प्रथम स्थान है, क्योंकि वे जठराग्नि अर्थात पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। देखिए कहानी की शुरुआत होती है और बताया जाता है कि मिथिला में एक मंत्री है जिसका नाम वीरेश्वर है। वह स्वभाव से दानशील और दयावान था। वह सभी निर्धनों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन देता था। उन्हीं में आलसियों को भी भोजन देता था, भोजन और अन्न और वस्त्र देता था। क्यों देता था? क्योंकि कहा गया है कि निकृष्टों और अकर्मण्य अर्थात जो कार्य करना नहीं चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दिन भर बिना कुछ किए हमको सब कुछ मिल जाए, उन लोगों में आलसियों का प्रथम स्थान होता है। आलसियों का प्रथम स्थान क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जठराग्नि अर्थात पेट की ज्वाला से हमारा कहने का तात्पर्य है कि अपनी भूख को वो शांत करने के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए आलसियों को अकर्मण्यों में प्रथम स्थान दिया गया है। और इसी कारण जो वीरेश्वर साहब हैं, मंत्री हैं जो मिथिला के, वे उन्हें अन्न और वस्त्र दिया करते हैं। तब आलसी लोगों के लाभ को सुनकर वहाँ बहुत से बिना परिश्रम भोजन पाकर तोंद बढ़ाने वाले इकट्ठे हो गए। कहा गया है सुविधाजनक स्थिति सभी पसंद करते हैं, अपनी जातियों का सुख देखकर कौन जानवर नहीं दौड़ता है। अब देखिए जब लोगों को पता चला कि मिथिला में एक मंत्री है जिनका वीरेश्वर नाम है, वो आलसियों को भोजन करा रहे हैं, अर्थात वहाँ कुछ काम हम नहीं ले रहे हैं, खाली भोजन दे रहे हैं, बिना परिश्रम किए उन्हें भोजन दिया जा रहा है, तो लोग सोचा कि क्यों ना हम लोग भी अब वहाँ चला जाए। कहा गया है कि सुविधाजनक स्थिति सभी को पसंद है, कि सब कोई चाहता है कि बिना काम किए हमें सब कुछ मिल जाए। तो अब सभी लोग क्या होगा कि देखा कि आलसी सबको तो मिल रहा है, सभी लोग, तो वो लोग भी दौड़ गया। और वहाँ पे काफ़ी जो अलसशाला थी जहाँ पे उन सभी को रखा जाता था, वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। तत्पश्चात आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग बनावटी आलस दिखाकर भोजन करने लगे। इसके बाद आलसियों पर अत्यधिक धन व्यय को देखकर सेवकों द्वारा विचार किया गया कि, देखिए यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है, सेवकों द्वारा विचार किया गया कि जो हमारा स्वामी है वो पोषण के उद्देश्य से जो आलसी लोग हैं और जो अनाथ गरीब लोग हैं उन्हें अन्न और वस्त्र दिया करते हैं, वस्तु दिलाते हैं। धूर्तता से जो लोग आलसी नहीं है वे लोग भी ले लेते हैं। तो यह तो हम लोगों की गलती है। देखिए जब इस सब के बारे में पता चला, अलसशाला के जो कर्मचारी थे, जो सेवक थे, उन्हें पता चला कि यहाँ पे कुछ धूर्त लोग भी हैं जो आलस से, झूठ मूठ का आलस से दिखाकर यहाँ की जो हमें मालिक जो वस्तु देते हैं उन्हें प्राप्त कर रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि देखिए हमारे जो मालिक हैं वो चाहते हैं कि जो अनाथ है, जो गरीब है और जो आलसी लोग हैं, उन लोगों का पोषण हो, इसलिए वो इस उद्देश्य से वो हमें ये सब देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ऐसे नहीं है, अर्थात जो अच्छे लोग हैं, मतलब जो कार्य कर सकते हैं, वो लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। इसलिए यह गलती हम लोगों की है। हम लोगों को प्रॉपर देख रेख करना चाहिए कि कौन आलसी है और कौन नहीं है। तब उन लोगों ने प्लान बनाया, तब आलसी व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए। तब उन लोगों ने विचार किया कि अब हम इन लोगों की परीक्षा लेते हैं कि कौन आलसी है और कौन नहीं है। आलसियों के निवास गृह में सेवकों ने आग लगा दी। अब उन लोगों का परीक्षा लेने के लिए सेवक जो था उन लोगों के घर में आग लगा दिया। तब घर में आग लगे को देखकर सभी धूर्त लोग भाग गए। इसके बाद कुछ आलसी भी भाग गए। सिर्फ 4 व्यक्ति वहीं सोए हुए आपस में वार्तालाप करने लगे। देखिए जब आग लगा तो जो धूर्त लोग थे, जो बनावटी आलस करके अलसशाला का लाभ उठा रहे थे, वो लोग तो भाग गए। इसके बाद जो थोड़ा बहुत आलस करने वाले लोग थे वो भी भाग गए। अब इसके बाद बचा वहाँ पे 4 गो ब्रांडेड आलसी, जो ब्रांडेड बोलते हैं ना, जिसको कि उसको कभी जन्मजात जो आलसी है वो वहाँ से नहीं भागे और वो वहीं पे सोए रहे। जो 4 गो ब्रांडेड आलसी था वो वहीं पे सोए रहा और आपस में वार्तालाप करते रहे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने आलसी जो थे वो आग लगने पर नहीं भागे, तो 4 आलसी थे जो कि एकदम ब्रांडेड थे और वो नहीं भागे। अब देखिए वो लोग अपने में वार्तालाप कर रहा है। वार्तालाप क्या कर रहा है? तो कपड़े से मुंह ढके हुए एक ने कहा,
आश्चर्य के साथ बोला कि यह कोलाहल क्यों हो रहा है, यह हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है। तभी दूसरा बोला, लगता है कि इस घर में आग लगी हुई है। देखिए अब उन लोगों को पता है कि आग लग गई है, फिर भी वह सोया हुआ है, उठ नहीं रहा है और आपस में वार्तालाप कर रहा है। तीसरा बोला, देखिए तीसरा बोल रहा है कि कोई भी वैसा धार्मिक नहीं है जो इस समय जल से भीगे हुए वस्त्र या चटाई से हम लोगों को ढक दे। अब देखिए ये कितना बड़ा का आलसी है कि बोल रहा है कि ऐसा कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों को आग से बचाए, खुद बचने की कोशिश नहीं कर रहा है, दूसरों को बोल रहा है कि ऐसा कोई नहीं है। अब देखिए जो आलसियों का ब्रांड एम्बेसडर था वो बोलता है, अरे बचाल, बचाल का अर्थ होता है बहुत बोलने वाले। अरे कितना बोलते हो तुम लोग, कितनी बातें बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। अब देखिए जो आलसियों का ब्रांड एम्बेसडर था चौथा आलसी, वो बोलता है कि अरे तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते। उसको अब जानिए कि उसको डिस्टर्बेंस होने लगा बात सुन के। तब चारों के इस प्रकार के वार्तालाप को सुनकर और आग उनके ऊपर गिर जाएगा ऐसा देखकर सेवकों ने हत्या के भय से चारों को केस खींचकर घर से बाहर निकाल दिया। पश्चात उन्हें देखकर सेवकों ने पढ़ा। अब देखिए आग जो थी वो पूरी फैल चुकी थी। अब उन चारों का वार्तालाप सुन के जो सेवक सब था उनको भी लग गया कि अभी सब नहीं निकलेगा क्योंकि यह ब्रांडेड आलसी है। अब उन लोगों ने क्या किया कि अब उन लोगों को डर लग गया कि कहीं ये सब जल के उसमें मर ना जाए। इस डर से उन्होंने उनका केस खींचकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जो अल्लाह सलाह था उससे बाहर निकाल दिया। और उसके बाद सेवकों ने पढ़ा कि स्त्रियों की गति अर्थात कल्याण करने वाला उसका पति होता है और बच्चों का उसकी माता। ठीक उसी प्रकार दयालु व्यक्तियों के अलावा इस संसार में आलसी का कल्याण करने वाला कोई दूसरा नहीं है। देखिए जिस प्रकार स्त्री का कल्याण जो भी होता है उसका पति करता है और बच्चों का कल्याण उसकी माता करती है, ठीक उसी प्रकार जितने भी इस संसार में आलसी लोग हैं उनका कल्याण सिर्फ दयालु लोग ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो आलसी लोग खुद से अपना कल्याण भी नहीं कर सकते। पश्चात चारों आलसियों को पहले से अधिक वस्तुएं मंत्री देने लगे। अब देखिए अब जब ये 4 गो ब्रांडेड आलसी था हमारा, उन लोगों का पहचान हो गया, तो अब तो मंत्री साहब भी जान गए कि जो अपना खुद का जान नहीं बचा सकता वो अपनी भूख क्या शांत करेगा। इसलिए उन लोगों को अब मंत्री साहब और अधिक वस्तुएं देने लगे। ये थी हमारी अलस कथा जो था उसको हमने हिंदी में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम ये निबंध लिखा गया, यह एक जो अलस कथा है वह हमारा एक कहानी है और इसके लेखक हैं हमारे विद्यापति जी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।